हेलो हेलो। हेलो हेलो। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जो बच्चे ये लेक्चर बाद में देख रहे होंगे उन सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। और ये चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। कौन से तरीके से? जबरदस्त तरीके से। ऑल राइट, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, हैप्पी होली वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों। सो मैं ये लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं और इस लेक्चर में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। ठीक है? अच्छा, जितने बच्चे मुझे ये लेक्चर सुन रहे हैं, जितने बच्चे ये लेक्चर सुन रहे हैं, वो एक चीज भूल रहे हैं कि उनको लेक्चर लाइक करना होता है। वो एक चीज भूल रहे हैं कि उनको लेक्चर को लाइक करना होता है। लेक्चर को लाइव करना होता है, लाइव लाइक लाइक करना होता है, लाइक करना होता है। सो जल्दी लाइक करिए पहले आप। और उसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप में से किसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स टफ लगता है? आप में से किसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स करके ये जो टॉपिक है अच्छा नहीं लगता है, टफ लगता है, इजी नहीं लगता है? टेल मी। टेल मी। मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाऊं, ताकि अगर आपको टफ लगता है तो आपको ये इजी लगने लगे, अच्छा लगने पर लगे। बहुत पहले किया था तो मिसिंग आउट। अच्छा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, बाकी हो जाता है सर। सारे अकाउंट्स में आफ्टर बोनस यही इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा इजी है। अच्छा, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सर मेरे रजिस्ट्रेशन किया, अभी उसे नोट्स नहीं। अरे क्या यार, तुम अभी रजिस्ट्रेशन पे अटके हुए हैं यार। बहुत पहले किया था सर, कुछ याद नहीं है। ऑल राइट, आदर्श कह रहा है मुझे इस शेयर्स वाला पार्ट खुशी कह रही है। ऑल राइट, ठीक है ठीक है। रमीज कह रहा है मुझे लगता है। ठीक है, चलिए। सो आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें अच्छी अच्छी बताने वाला हूँ। आपको ये बहुत अच्छा लगेगा टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। अकाउंट्स की जय। सो गाइस अभी आप ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स ओके ओके सा है, ठीक है। पहले तो ना मैं आपको इस पूरे चैप्टर के कुछ रूल्स बताऊंगा। ऑफ कोर्स बीच में मैं आपको रूल्स बताते बताते मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, बट हम पहले ना आज कोशिश करके हम बहुत सारे रूल्स पर बात करेंगे। रूल्स ही रूल्स पर बात करेंगे। रूल्स टू सॉल्व क्वेश्चन, टू सॉल्व क्वेश्चंस। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो मैं रूल्स की बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है ना, ये मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट्स की। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमारा कंसंट्रेशन दो चीजों पर रहेगा, एक वर्किंग नोट पर और दूसरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट के फॉर्मेट पर। हालांकि मैं आपको बताऊं, अगर मैंने आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवा दिया ना, तो फॉर्मेट के नाम पर आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। अगर मैं आपको 2 क्वेश्चन भी करवा दिया ना, 3 क्वेश्चन करवा दिए, तो फॉर्मेट के नाम पर आपको टेंशन नहीं आएगी। ये मेन चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट वह पार्ट है वो है आपका वर्किंग नोट, ये समझ लो, वो है आपका वर्किंग नोट, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से सुन लो होने क्या वाला है। सबसे पहले हम रूल्स पे चलने वाले हैं। आइए, अकाउंट्स की जय बुक हमारी चल रही है, अकाउंट्स की जय बुक से भी हम पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स की जय बुक से जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें अभी कॉन्सेंट्रेट करना है इस पे। अच्छा, इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर AS 13 भी रेलेवेंट है, AS 13 भी रेलेवेंट है, पर AS 13 की बातें मैं सबसे लास्ट में करूंगा। AS 13 की बातें मैं सबसे लास्ट में करूंगा, ठीक है ना, या बीच में अगर मुझे जहां रिक्वायर्ड होगा वहां करूंगा। अभी फिलहाल AS 13 की बातें नहीं होंगी। तो मैं अभी आ जाता हूं रूल्स पर, ठीक है। आइए, रूल्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, ठीक है। सर ये पीडीएफ लॉगिन में नहीं है, ये पीडीएफ लॉगिन में इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसको लॉगिन में अभी तक नहीं पोस्ट किया है। ये मैंने पीडीएफ डाला है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने इसको पीडीएफ को डाला है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको अपलोड किया, ये लेक्चर शुरू करने से पहले। यस, मैंने इसको अभी तक लॉगिन में नहीं पोस्ट किया है, क्योंकि इसमें जो मैं आज पढ़ाऊंगा, आज पढ़ाने के बाद मैं इसको अपलोड करूंगा लॉगिन के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो टेलीग्राम से आप इसको ले लो। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आओ बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, मुझसे ना रजिस्ट्रेशन की बातें मत करो, मुझसे ना ये बात मत करो कि सर ये चीज कहां मिलेगी, किधर मिलेगी, काय को मिलेगी। यहां पर अगर आए हो ना तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना, कुछ और चाहिए, प्लीज आप इधर से गायब हो जाओ। क्योंकि ना मुद्दा यह है कि यार मुझे ना यहां पर ना 7वां लेक्चर है ये हमारा रैपिड रिवीजन का। 7वें लेक्चर पे ना मैं ये रजिस्ट्रेशन, ये दुनिया भर की बातों पर बात नहीं करना चाह रहा हूं। ये वाली बातों पर बाद में बात करेंगे अपन। आप टेलीग्राम पे पूछा करो, टेलीग्राम पे आप खुद हो अवेलेबल, आप टेलीग्राम पे पूछा करो। पर ना यहां पर ना क्वेश्चंस हम बात करेंगे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे। तो ना मेरे से अगर यहां पर आपसे बात करना, आपको बात करनी है तो रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स पे बात करो। अगर आपने और कुछ बात करते हुए दिख गए, मुझसे और कुछ पूछते हुए दिख गए, तो मैं आपको सीधा ब्लॉक कर दूंगा। सिंपल सा बात है, मैं आपको सीधा ब्लॉक करूंगा, आपसे पूछूंगा तक नहीं, ठीक है। तो मुद्दे पे आओ सीधा, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं चाहिए मेरे को आपका। रूल्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब सबसे पहले मेरे साथ साथ कैलकुलेटर और ये सब दुनिया भर की चीजें अपने साथ में रखना। रूल्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, रूल नंबर 1 पे आओ। व्हेन द सेम शेयर्स और डिबेंचर्स आर परचेज्ड ऑन डिफरेंट डेट्स at different prices, then we shall calculate average cost per share or debenture to calculate the gain or loss on sale। ये कह रहा है अगर आप एक ही शेयर बार बार परचेज कर रहे हो, एक ही डिबेंचर बार बार परचेज कर रहे हो, तो आगे चल के आप उसको बेचोगे। जब आप बेचोगे और अगर आप फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो नहीं कर रहे हो, सपोज अगर आप फीफो फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा गेन और लॉस निकालने के लिए। मैं आपको बताता हूं कैसे। आइए, जगह थोड़ी सी छोटी हुई है, छोड़ी हुई है, इसको समझते हैं। एग्जाम्पल को आइए, एग्जाम्पल पे आइए, एग्जाम्पल पे आइए। 1500 नंबर ऑफ शेयर्स, 1500 नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड एट 26 के हिसाब से परचेज किए ऑन 1 अप्रैल 23, ऑन 1 अप्रैल 23। उसके बाद अनदर 1800 नंबर
of shares purchased at 30 on 1st August 23. सेम शेयर परचेज किए, सेम शेयर्स, अनदर 1800 नंबर ऑफ सेम शेयर्स, ठीक है ना, सेम परचेज किए, नंबर ऑफ सेम शेयर्स परचेज एट 30 रुपीज, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं? अफजल कुरैशी सर, रूल्स वही है जो आपने क्लास में करवाए थे, बिल्कुल वही है, बट कुछ ऐड करवाए हैं मैंने इस बार, रूल्स थोड़े से बढ़ाए भी हैं, रूल्स में हल्का फुल्का चेंजेस है, हल्के फुल्के चेंजेस भी हैं, ठीक है। सो अभी आप मुझे बताओ आगे। नाउ ऑन 1st September 23, नाउ 1st September 23, 2000 shares sold, 2000 शेयर्स सोल्ड, 2000 शेयर्स हमने बेचे। अब आप मुझे बताओ 2000 कौन से वाले बेचे, 2000 कौन से वाले बेचे? जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो आप ये नहीं मान सकते कि 2000 हमने फीफो बेसिस पे बेचे। आप फीफो अप्लाई नहीं करोगे जब तक आपको क्वेश्चन में ना दिया जाए, आप फीफो अप्लाई नहीं करोगे। फीफो का मतलब ये होता है कि अगर मैंने 2000 शेयर बेचे हैं तो डेफिनेटली 2000 शेयर ये आउट ऑफ 1500 होंगे और बाकी के 500 ये इसमें से होंगे। जब तक आपको ऐसा ना कहा जाए तो आप हमेशा वेटेड एवरेज करोगे। तो हम वेटेड एवरेज कैसे करेंगे? सबसे पहले सोल्ड एट 29, सोल्ड एट 29। तो मुझे बताओ अब आप वेटेड एवरेज कैसे करोगे? टेल मी, वेटेड एवरेज कैसे करोगे? मैं काम करता हूं, मैं इसी क्वेश्चन को कॉपी कर देता हूं, इसी क्वेश्चन को कॉपी कर देता हूं यहां पर, ठीक है, और मैं ये लिख देता हूं ऊपर यहां पर रूल 1। अब मुझे बताओ करना क्या चाहिए? हम क्या करेंगे, हम यहां पर निकालेंगे एवरेज कॉस्ट पर शेयर। क्या निकालेंगे? एवरेज कॉस्ट पर शेयर। एवरेज कॉस्ट पर शेयर कैसे निकलेगा? 1500 इंटू 26 प्लस 1800 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 15 और 18 कितना होता है? 15 और 18 कितना होता है? 3300। 3300 कितना होगा? 1500 इंटू 26, 1800 इंटू 30 डिवाइड बाय 33, ये हो गया 28.182, 28.182। ये आ गया आपका एवरेज कॉस्ट पर शेयर। अगर मुझे क्या निकालना है, गेन निकालना है या लॉस निकालना है, तो कैसे निकलेगा भाई? 29 में सेल किया था, 28.182 का एवरेज कॉस्टिंग है और मैंने ओवरऑल 2000 शेयर सेल किए थे, ओवरऑल 2000 नंबर ऑफ शेयर सेल किए थे। तो 29 माइनस 28.182, ठीक है ना, इंटू 2000, ये आ जाएगा 1636, ये आ जाएगा 1636, 1636, 1636 का क्या आ जाएगा? गेन। 1636 का क्या आ जाएगा? गेन। 1636 का क्या आ जाएगा? गेन। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? अभी अपन पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे रूल्स पर, अभी अपन पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे रूल्स के ऊपर, ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं, चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो मैं इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं। और मैंने अपने क्लास में करवाए हुए कुछ एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस पर भी ध्यान दूंगा, मैं एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस पर भी ध्यान दूंगा, ठीक है। आ जाओ, ये मुझे सॉल्व करके दो। चलो चलो
अगेन रूल 1, मेरे को ये सॉल्व करके दो, मेरे को ये सॉल्व करके दो, आ जाओ। इन्फोसिस के शेयर परचेज किए थे 1680 में, 50 नंबर, 15 जून। अगेन 5 जुलाई, 5 जुलाई, अगेन 5 जुलाई को इन्फोसिस के शेयर परचेज किए 1705 रुपए में, 45 नंबर्स। फिर 20 जुलाई को 20 नंबर सेल कर दिए। फिर 1 अगस्त को इन्फोसिस के शेयर परचेज किए 30 नंबर 1690 में, 1690 में। और फिर 1 सितंबर को 15 नंबर सेल कर दिए 1700 में। चलो मुझे ये सॉल्व करके बताओ। 2 बार अलग अलग सेल हो रहा है, एक हो रहा है 20 जुलाई को सेल और एक हो रहा है 1 सितंबर को सेल। तो 2 बार अलग अलग गेन लॉस निकलेगा, 2 बार अलग अलग गेन लॉस निकलेगा। चलो जल्दी करो। ठीक है, जल्दी करो, चलो जल्दी सॉल्व करो। हाँ जी, सॉल्व किया, सॉल्व किया, दूं आपको सॉल्यूशन? अरे यार क्या हो रहा है ये बार 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 बार। आ जाओ देखो, सबसे पहले आपने 15 जून को परचेज किया था। कितने परचेज किए? नंबर ऑफ शेयर्स 50, 1680 में कितना कॉस्टिंग हुआ? 84,000। फिर आपने 5 जुलाई को परचेज किया 45 नंबर्स 1705 के रेट के हिसाब से, कितना कॉस्ट हुआ टोटल? 76,725। टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 160,725। और टोटल नंबर्स कितने हो गए? 95। तो आपका एवरेज कॉस्ट आ गया, एवरेज कॉस्ट आ गया 1691.84। एवरेज कॉस्ट आ गया 1691.84। ये किसका किसका आया? चलो जल्दी बोलो, ये किसका किसका आया? 169184। उसके बाद 20 जुलाई को आपने सेल किए 20 नंबर्स एट 1685। आपने 20 नंबर्स 1685 पर सेल किए, तो इसका मतलब ये सेल वैल्यू हो गई 33,700। 33,700 सेल वैल्यू आ गई। हाँ जी, और एवरेज कॉस्ट कितना था? एवरेज कॉस्ट कितना था? एवरेज कॉस्ट 20 नंबर्स का एवरेज कॉस्ट आपने ऊपर निकाला था, ये रहा 1691.84। 1691.84। तो ये एवरेज कॉस्ट जब आपने माइनस किया तो आपका लॉस आ गया 137। बोलो जी, अप्रोक्स 137। पॉइंट में मत निकालो, पॉइंट में मत निकालो, तुम छोटे बच्चे नहीं हो। पॉइंट का मतलब तुम्हें भी पता है कि पॉइंट के बाद अगर कुछ आ रहा है तो वो पैसों का खेल है। इंटर में बैठे हो तुम लोग, तो कृपया करके पॉइंट में मत निकालो, राउंड ऑफ में आओ। पर शेयर वाइज पॉइंट में चलता है क्योंकि पर शेयर वैल्यू है, पर टोटल ओवरऑल 20 शेयर बेच के कितना फायदा नुकसान हुआ वो पॉइंट में मत निकालो, ठीक है। ये लॉस सबका आया 137, 137 का लॉस आया। आगे बढ़ते हैं।
20 जुलाई को ही 20 जुलाई को सेल किया, तो 20 जुलाई को आपके पास बैलेंस कितने बचे थे? बैलेंस आपके पास कितने बचे थे? आपके पास 75 बचे थे। 75 कैसे? 95 थे आपके पास, 95 में से आपने 20 सेल कर दिए, तो आपके पास कितने बचे? 75। और डेफिनेटली जो 75 बचे होंगे वो इसी कॉस्ट के हिसाब से बचे होंगे जो अपन ने लास्ट टाइम ये एवरेज कॉस्ट निकाली थी। जो ये लास्ट टाइम हमने एवरेज कॉस्ट निकाली थी, इसी कॉस्ट के हिसाब से बचे होंगे। तो हमने इसको वापस से इसी कॉस्ट पर इंटू किया, तो हमारा टोटल वैल्यू फिर से आ गया 126,888। 126,888 हमारा टोटल वैल्यू आ गया। मुझे बताओ समझ में आया सबको कि नहीं? मुझे बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद आपने 1 अगस्त को परचेज किया 30 नंबर्स। 1 अगस्त को परचेज किया आपने 30 नंबर्स। आपने परचेज किया 1690 अमाउंट पर, परचेज किया 1690 अमाउंट पर, और आपका इसमें कॉस्ट में एक और एडिशन हो गया 50,700। अब आपका टोटल कॉस्ट हो गया 177,588 और टोटल नंबर हो गए आपके 105। अब जैसे ही आपने नया परचेज किया तो आपका फिर से वेटेड एवरेज कॉस्ट बदल जाएगा। फिर से वेटेड एवरेज कॉस्ट बदल जाएगा 177,588 डिवाइड बाय 105, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट हो गया 1691। 1691.31 आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गया। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गया 1691.31। बेटा सीए फाइनल का रिवीजन भी बहुत जल्दी आएगा, बिल्कुल बहुत जल्द आएगा। 1691.31 आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गया। आया कि नहीं आया सबका? अब आप नेक्स्ट टाइम जब सेल कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम जब आप सेल कर रहे हो तो 15 नंबर सेल कर रहे हो 1700 रुपए में, 1700 रुपीज में सेल कर रहे हो, तो आपका सेल वैल्यू हो गया 25,500। आपका सेल वैल्यू हो गया 25,500 बेटा, क्लियर? उसके बाद वेटेड एवरेज इसका 1500 नंबर का वही रहेगा जो तुमने अभी के अभी निकाला था 1691। उसके हिसाब से तुम्हारा वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गया, और यहां पर आ गया तुम्हारा गेन। यहां पर आ गया तुम्हारा गेन 130 का। चेक कर लो ऐसे किया कि नहीं किया, एक बार देख लो ऐसे किया कि नहीं किया। Clear? So guys, this was the one more question. नहीं यार, ठीक है। ठीक है, डन। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स जितने भी हैं वो सब लिखवाता जाऊंगा। आपने अगर ये एग्जाम्पल नहीं भी लिखे हैं कोई बात नहीं, मेरी ये शीट आपको मिलती जाएगी। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं रूल नंबर 2 पे। अब अपन आते हैं रूल नंबर 2 पे। ये एग्जाम्पल मैं डिलीट कर देता हूं यहां से, कोई मतलब नहीं है। रूल नंबर 2 पे आते हैं। चलो रूल नंबर 2 बहुत ही ईजी है। When the investor gets bonus equity share at free of cost, अगर आपको बोनस इक्विटी शेयर मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट पे, the quantity of shares would get increased. अगर आपको कंपनी बोनस इशू देती है, इन्वेस्टर को अगर बोनस शेयर मिलते हैं तो क्वांटिटी वाइज नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, बट वैल्यू वाइज कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि बोनस मिलने के लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। However, the carrying value of the investment book value will not be increased. While selling the shares after getting bonus, the gain loss shall be different
डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर एंड द एवरेज कॉस्ट। और बोनस मिलने के कारण भी, क्योंकि नंबर्स बढ़ रहे हैं, वैल्यू नहीं बढ़ रही है, तो भी आपका एवरेज कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा। आपका क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आपको बोनस मिल रहा है तो क्वांटिटी वाइज बढ़ा दो, वैल्यू वाइज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और आगे चल के जब आप सेल करोगे तो डेफिनेटली एवरेज कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बोनस मिलने के कारण आपकी एवरेज कॉस्ट पर शेयर गिर गई होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए थे। ठीक है, सो ये था रूल नंबर 2 आपका बोनस का। मैं आपको दिखा रहा हूं कि बोनस के केस में होगा क्या, बोनस के केस में क्या होगा, मैं आपको वो बता देता हूं। चलिए, क्या मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊं? क्या मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊं? आइए, ये लीजिए, ये लीजिए, पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है? क्या लिखा है? 500 शेयर्स बॉट एट 720 पर शेयर। आफ्टर सम टाइम वी गॉट बोनस शेयर्स इन 1:5। सबसे पहले तो बताओ ये 1:5 का मतलब क्या होता है? ठीक है, उसके आगे नाउ 250 शेयर सोल्ड एट 800 पर शेयर, फाइंड आउट गेन। फाइंड आउट गेन। चलो बताओ, बताओ 1:5 का मतलब क्या होता है? 1:5 का मतलब होता है 5 के ऊपर 1। अगर आपके पास 5 शेयर रखे हैं तो आपको 1 शेयर बोनस में मिलेगा। अगर 5 शेयर रखे हैं तो 1 शेयर बोनस में मिलेगा। ठीक है, तो बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टेल मी, आपका एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा बिफोर सेल? आपका बिफोर सेल एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा? 500 शेयर्स परचेज किए थे 720 के हिसाब से, और 500 शेयर्स पर आपको 100 शेयर्स का बोनस मिला 0 रुपीज पर, और टोटल शेयर्स हो गए आपके 500 प्लस 100 मतलब 600। तो आपका एवरेज कॉस्ट कितना हो गया? आपका एवरेज कॉस्ट कितना हो गया? दैट इज 600। कितना हो गया? 600 रुपीज। और अगर 600 हो गया तो अब बताओ गेन ऑब्लिक लॉस कितना आएगा? गेन ऑब्लिक लॉस कितना आएगा? 800 रुपीज पर शेयर में आपने बेचा, तो 800 रुपए में बेचा, 800 रुपए में बेचा, 600 रुपए का एवरेज कॉस्टिंग था। कितने शेयर्स हैं आपके पास? आपने बेचे कितने शेयर्स हैं? 250, तो 200 इंटू 250, ये हो जाएगा 50,000। 50,000 का क्या हो जाएगा? गेन। 50,000 का गेन हो जाएगा। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? सो दिस वॉज रूल नंबर 2। दिस वॉज रूल नंबर 2। दिस वॉज रूल नंबर 2। टेल मी, यहां तक बातें क्लियर हुई कि नहीं? रूल नंबर 2। अब चलते हैं अपन रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। अच्छा, मैंने ना इनको ये नंबरिंग दी है, रूल 1 2 3 4। ये कोई आपका कोई एएस के अकॉर्डिंग रूल नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई प्रोविजन के अकॉर्डिंग रूल नहीं है। मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये ऐसे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 करवा रहा हूं। ठीक है ना? ठीक है, अब आ जाओ रूल नंबर 3 पर। When इन्वेस्टर इज एलिजिबल फॉर राइट इशू शेयर्स, अगर इन्वेस्टर को राइट इशू मिलेगा तो क्या होगा? इन्वेस्टर को अगर राइट इशू मिलेगा तो क्या होगा? देखो, राइट इशू किसको मिलता है? एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को ही। अगर उसको राइट इशू मिलता है तो उसके पास 2 चॉइस होती है। पहला चॉइस होता है कि वो सब्सक्राइब करे, राइट को सब्सक्राइब करे और वो पैसे दे दे। पैसे देगा, सब्सक्राइब करेगा मतलब परचेज करेगा। अगर राइट को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इट इज एज गुड एज परचेज, और अगर इट इज एज गुड एज परचेज तो एक तरीके से रूल नंबर 1 लग जाएगा। पर अगर वो राइट को सब्सक्राइब नहीं करेगा, वो उसके पास सेकंड चॉइस है कि वो उस राइट को किसी और थर्ड पार्टी को रीसेल कर दे। मतलब जो राइट उसको मिला है कि मैं शेयर परचेज कर सकता हूं कंपनी से मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर, क्योंकि कंसेशनल प्राइस पर परचेज कर सकता हूं, तो वो राइट किसी और को वो सेल कर सकता है। अगर वो किसी और को सेल करेगा तो सेल करते वक्त उसको जो भी पैसा मिलेगा, जो भी पैसा उसको सेल करते वक्त मिलेगा, राइट इशू बेचते वक्त, राइट इशू का ऑफर सेल करते वक्त उसको जो भी पैसा मिलेगा, उसके रिगार्डिंग
या तो वो उसको पीएनएल में चार्ज करेगा, या तो वो उसको पीएनएल में चार्ज करेगा, या तो फिर वो ये कहेगा कि मैं उसको अपने इन्वेस्टमेंट से माइनस करूंगा, इन्वेस्टमेंट से माइनस करूंगा। मैं आपको बताता हूं पूरा रूल क्या है, कैसे क्या करते हैं। आइए मैं आपको पूरा 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 समझाता हूं कि रूल किस तरीके से काम करता है, ये रूल किस तरीके से काम करता है, मैं आपको पूरा समझाता हूं। आइए ठीक है, यस एक सेकंड ना, ये अपन आ जाओ। Investor has 5,000 shares of 5,000 number of shares whose cost is 1250. Whose cost is 1250. After some time, investor got right issue offer. Right issue offer. अब मुझे ये बताओ यहां पर पर शेयर वैल्यू कितनी है? 125 5,000 250 रुपीज। पर शेयर वैल्यू कितनी है? 250 रुपीज। पर शेयर वैल्यू कितनी है? 250 रुपीज। आफ्टर सम टाइम इन्वेस्टर गॉट राइट इशू ऑफर इन द रेशियो ऑफ 1:5। 1:5 मतलब 5 के ऊपर 1 एट राइट इशू प्राइस ऑफ 180 के राइट इशू प्राइस पर। ठीक है ना। पहला केस, इन्वेस्टर सब्सक्राइब्ड ऑल 1000 शेयर्स, उसने पूरे के पूरे 1000 शेयर सब्सक्राइब कर लिए। 1000 कैसे? अगर आपके पास 5000 शेयर हैं और आपको ऑफर मिल रहा है 1:5 का, तो आपको 1000 का ही ऑफर मिला, आप पूरे के पूरे ऑफर 1000 सब्सक्राइब कर रहे हो। क्या करोगे? 1000 सब्सक्राइब करोगे 180 रुपीज के हिसाब से। तो मुझे बताओ केस 1 में आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी? केस 1 में आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एवरेज कॉस्ट हो जाएगी 1250 प्लस 1000 इंटू 180 होल डिवाइड बाय 6000, होल डिवाइड बाय 6000। बोलो ये आ जाएगा 238.33। एवरेज कॉस्ट 238.33 पर शेयर वाइज हम पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो एवरेज कॉस्ट आ गया 238.33 पर शेयर। बोलो बेटा क्लियर। नेक्स्ट केस पे आते हैं, केस 2। इन्वेस्टर हैज ट्रांसफर्ड दिस राइट टू थर्ड पार्टी। उसने ये राइट को ट्रांसफर कर दिया, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। कितने रुपए में ट्रांसफर कर दिया? 20 रुपए में ट्रांसफर कर दिया। तो बताओ केस 2 में क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ राइट 1000 इंटू 20 मतलब 20,000, मतलब 20,000। अब ये कहां चार्ज करेंगे? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? और हमारी कॉस्टिंग कितनी रहेगी? कॉस्टिंग वही रहेगी 250, क्योंकि हमारे पास राइट इशू आया ही नहीं, हमारे पास राइट इशू आया ही नहीं। ठीक है। केस 3 जहां पर 50% राइट इशू सब्सक्राइब हो रहा है और 50% ट्रांसफर हो रहा है 20 रुपीज पे। तो बस 1000 नंबर्स में से 500 इंटू 180 परचेज कर लिया
और 500 इंटू 20 ट्रांसफर कर दिया, 500 इंटू 20 ये होता है 10,000, 10,000 चला जाएगा P&L में, ठीक है, और 500 इंटू 180 ये हो जाएगा 90,000। इसके अलावा हम 1250 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1340, 1340 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 5500, 5500, 5500 ये आ जाएगा 243.64, 243.64, 243.64 हमारा एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? एवरेज कॉस्ट आ जाएगा 243.64। क्लियर? अब मैं आपसे एक और केस पूछ रहा हूं, केस 4। सपोज मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू, मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू, सर 20,000 कॉस्ट में से भी लेस कर सकते हैं ना, सो एवरेज कॉस्ट चेंज इन केस टू। नहीं बेटा, मैं अभी उस पर आ रहा हूं, पूरा कंप्लीट करने दे मेरे को, है ना, मेरे को पूरा कंप्लीट करने दे, उसके बाद बात करना मुझसे। सपोज मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू becomes market price after right issue becomes 247, market price after right issue becomes 247, 247। अब इसका रेलेवेंस को समझ, 247 इसके रेलेवेंस को समझ। एंड इन्वेस्टर transferred all rights to third party, investor transferred all rights to third party at 20 rupees per share, 20 rupees per share। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इसको। सपोज मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इश्यू बिकम्स 247 एंड द इन्वेस्टर ट्रांसफर्स ऑल राइट्स टू द थर्ड पार्टी एट 20 पर शेयर। अब क्या है, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये जो एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई है ना, इससे हमें हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, हमारा AS 13 कहता है कि भाई राइट इशू करने से पहले आपने जब शेयर परचेज किए थे तो कितने रुपए के परचेज किए थे? 250 रुपीज में परचेज किए थे। राइट इशू करने के बाद आपके शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 247। आपने राइट इशू तो सब्सक्राइब किया नहीं, तो आपके शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 247। तो आपको नहीं लगता कि एक तरीके से नोशनल लॉस हुआ है? नोशनल लॉस हुआ है। 250 माइनस 247 इंटू 5,000, 5,000 इंटू 3 मतलब 15,000 का आपको नहीं लगता कि आपको लॉस हुआ है? पर वो लॉस नोशनल है, क्योंकि आपने ओरिजिनल जो शेयर परचेज किए थे 5,000 के, वो परचेज किए थे 250 रुपीज के हिसाब से, उनकी मार्केट में आज वैल्यू 247 हो गई है। आपने बेचे नहीं है, बट मार्केट में वैल्यू डाउन हो गई, तो इसीलिए हम उसको नोशनल लॉस कह रहे हैं। वो आपका 15,000 रुपीज से हो गया है। बोलो इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं? नोशनल लॉस मतलब जो लॉस सच्ची मुच्ची में नहीं हुआ, पर मार्केट की वैल्यू गिरने से कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि ये लॉस है। आया समझ में कि नहीं? तो आपको नोशनल लॉस हो गया है 15,000 का। नोशनल लॉस आपको हो गया है 15,000 रुपीज का। नोशनल लॉस हो गया है आपको 15,000 रुपीज का। ये क्लियर हुआ कि नहीं? इसके अलावा आपने सेल ऑफ राइट ऑफर, आपने जो राइट ऑफर सेल किया है वो कितने में सेल किया है? 20 इंटू 1,000 मतलब कितना? 20,000। सो आपको नहीं लगता कि जो उधर आपको नुकसान हो रहा है 15,000 का, कहीं ना कहीं आप उसकी रिकवरी कर रहे हो? इधर आपको इन्वेस्टमेंट आपकी वैल्यू गिर रही है, इधर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है, और उधर आप उतने से रिकवर कर रहे हो, बल्कि आप तो ज्यादा ही रिकवर कर रहे हो बाबा। इधर से आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है और इधर से आप उतना रिकवर कर रहे हो, उतना छोड़ो उससे ज्यादा रिकवर कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं हम इसको क्या बोलेंगे? रिकवरी।
कहीं ना कहीं हम इसको क्या बोलेंगे, रिकवरी। तो हम क्या बोलेंगे, नोशनल लॉस और रिकवरी, नोशनल लॉस और रिकवरी विच एवर इज लोअर, नोशनल लॉस और रिकवरी विच एवर इज लोअर जाएगा इन्वेस्टमेंट से माइनस होके। मतलब कुल मिला के आपको 20,000 रुपए मिले, एंट्री करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, नोशनल लॉस और रिकवरी विच एवर इज लोअर मतलब 15,000, आप 15,000 को इन्वेस्टमेंट अकाउंट से लेस कर दोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से 15,000 को लेस कर दोगे। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? सर माइनस क्यों किया हमने इन्वेस्टमेंट में, हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्यों गिरा दी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सचमुच में मार्केट में गिर रही है, सचमुच में मार्केट में गिर रही है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 से। ठीक है सर। सर ये बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 किया तो टू इन्वेस्टमेंट भी 20,000 करना चाहिए। नहीं बेटा, इन्वेस्टमेंट आपका 20,000 से गिरा है क्या, आप बेवजह क्यों गिरा रहे हो उसको, 15 से ऊपर नहीं गिरा सकते। बाकी जो एडिशनल आपकी रिकवरी हुई है वो आपका पीएनएल में जाएगा, वो आपका पीएनएल में जाएगा, टू पीएनएल अकाउंट 5,000। आया मेरी बात समझ में कि नहीं? टू पीएनएल अकाउंट 5,000। और यहां पर अगर आपका मान लो नोशनल लॉस 25,000 होता, कितना होता? 25। आपको मैक्सिमम रिकवरी कितनी हुई है? 20, तो आप उतने से ही अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिराते 20,000 से। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो पहली बात, नोशनल लॉस 15 है, रिकवरी 20 है, तो आप 15 तक का इन्वेस्टमेंट से माइनस करोगे बाकी पीएनएल में। नोशनल लॉस 15 की जगह 25 होता और आपका रिकवरी तो 20 है, तो आप मैक्सिमम एंट्री तो 20 से ही करोगे विच एवर इज लोअर, तो 20 पूरा का पूरा आपके इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, स्टिल नोशनल लॉस आपका 5,000 पड़ा रहेगा, मतलब उसका कोई एंट्री एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा केस बना के दे दिया, केस नंबर 4। केस नंबर 4, जब वो आपको ये कहे कि राइट इशू होने के बाद मार्केट में शेयर की वैल्यू इतनी हो गई है, तो आप कंपेयर करोगे कि भाई राइट इशू से पहले आपने वो शेयर कितने में खरीदा था, और अब अगर मार्केट में वैल्यू गिर रही है तो यहां पर इन्वेस्टमेंट से डाउन हो सकता है। अगर उल्टा मार्केट में वैल्यू मान लो बढ़ गई होती, यहां 247 की जगह 252 होता हो, कुछ नहीं करते हम, पूरा का पूरा पीएनएल में ट्रांसफर करते, पूरा का पूरा हम कहां ट्रांसफर करते? पीएनएल में। मतलब आपको नोशनल लॉस देखना है, अगर नोशनल लॉस हो रहा है तो हां कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होगा। जब आप अपने राइट इशू को रिनाउंस करके कुछ रिकवर करते हो तो उसमें से कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर आपके मार्केट में शेयर की वैल्यू गिर रही है तो, नोशनल लॉस हो रहा है तो, अगर मार्केट में शेयर की वैल्यू नहीं गिर रही है, बढ़ रही है, तो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। जब आपको लॉस ही नहीं हुआ तो आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिराओगे क्यों? क्लियर है कि नहीं? तो नोशनल गेन के केस में कभी आपको इन्वेस्टमेंट से माइनस नहीं करना है। क्लियर हुआ कि नहीं? और यही चीज लिखी हुई है इस रूल में। मैं चाहूंगा कि एक बार प्लीज आप ये रूल पढ़िए एक बार। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में आप पहले इसको रूल को पूरा पढ़िए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये वही कह रहा है। या तो आप सब्सक्राइब करोगे या तो आप सब्सक्राइब नहीं करोगे।
अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा, वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। सब्सक्राइब नहीं करते हो, सेल करते हो, तो दो चीजें हो सकती हैं। जनरल रूल, आपका पीएनएल में जाएगा अमाउंट। जनरल रूल जनरली पीएनएल में जाता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन में ये 47 नहीं देता, जैसे मैंने आपको केस 2 में नहीं दिया था, मैंने केस 2 में आपको कोई मार्केट प्राइस दी थी क्या, कितनी हो गई कितनी नहीं हो गई, तो आप नहीं चलाओगे दिमाग, आप नहीं बोलोगे कि सर नोशनल लॉस होगा, नोशनल ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। केस 2 में भी तो यही था ना, तो मैंने आपको कहां ट्रांसफर करवाया केस 2 में, पीएनएल में। जनरल रूल, तो जनरल रूल अप्लाई करोगे, जनरल रूल अप्लाई करोगे, ठीक है ना, आई बात समझ में। पर सेकेंड एक्सेप्शन ये है, इफ द ओरिजिनल शेयर्स वर एक्वायर्ड एट कम राइट प्राइस आफ्टर द राइट इशू, मार्केट प्राइस इज लोअर देन द अबव प्राइस, treat the sale proceed as recovery towards cost and it will be credited to the investment account, bank account debit to investment. Two condition must be fulfilled, original share must have been purchased at कम राइट प्राइस। आपने ओरिजिनल शेयर्स कम राइट प्राइस पे परचेज किए होंगे, तो मैं यहां पर अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो मैंने आपको यहां पर क्वेश्चन दिया था उसमें हमने शेयर परचेज किए होंगे कम राइट प्राइस पे, मतलब जो ये वैल्यू है ये कम राइट है, कम राइट पे प्राइस पर, कम राइट प्राइस पे परचेज किए होंगे। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? तुम लोग ना रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार, मेरे को पता नहीं तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो। दूसरा, मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर राइट इशू मस्ट बी लोअर देन द अबव कम राइट प्राइस। क्लियर हुआ बेटा? समझा कि नहीं समझा? चलो, तो इस बेसिस पर मैंने आपको राइट इशू वाला भी केस करवा दिया। बोलो भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो जी। ये हो गया आपका रूल 3, ये आ गया आपका रूल 3। चलो बताओ यहां तक बातें क्लियर है कि नहीं है? यहां तक बातें क्लियर है कि नहीं है? रूल नंबर 1 2 3 तो खत्म, रूल नंबर 1 2 3 खत्म। अब आ जाओ रूल नंबर 4 पे। अब कुछ छुटपुटिये रूल है, अब कुछ छुटपुटिये रूल आएंगे। रूल नंबर 4, इंटरेस्ट इनकम शेल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन टाइम प्रपोर्शन बेसिस। बेटा ये डिबेंचर वाले क्वेश्चन, बॉन्ड वाले क्वेश्चन, इनमें जब तुम इंटरेस्ट निकालोगे ना तो तुम्हें 1 महीने का इंटरेस्ट भी निकालना पड़ सकता है, 2 महीने का इंटरेस्ट भी निकालना पड़ सकता है, 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ सकता है। जब क्वेश्चन में आएगा कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, ऐसे केस में तो इंटरेस्ट क्या होता है, मंथ वाइज निकलता है, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ सकता है। पर जब डिविडेंड का क्वेश्चन आएगा, मतलब शेयर का क्वेश्चन आएगा, शेयर का, और वो बोलेगा कि डिविडेंड का रेट 18% है, डिविडेंड का रेट 12% है, डिविडेंड का रेट 10% है, तो ऐसे केस में आप मंथ वाइज डिविडेंड की कैलकुलेशन मत करना। आप डिविडेंड की कैलकुलेशन मंथ वाइज मत करना, डिविडेंड की कैलकुलेशन हमेशा एनुअल बेसिस पे होती है, क्योंकि डिविडेंड एनुअल डिविडेंड होता है। हां, इंटरिम डिविडेंड भी होता है, पर इंटरिम डिविडेंड का भी वो रेट आपको एग्जैक्ट देगा, वो रेट देगा इंटरिम डिविडेंड का 13%, डायरेक्टली निकाल लो। तो डिविडेंड निकालते वक्त आपको मंथ वाइज कैलकुलेशन नहीं करनी है, डिविडेंड निकालते वक्त आपको मंथ वाइज कैलकुलेशन नहीं करनी है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? अब इसी के नीचे आप एक बात लिखेंगे जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखिए। डिविडेंड आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा फाइनल डिविडेंड और दूसरा होता है बेटा इंटरिम डिविडेंड। एक होता है फाइनल डिविडेंड, दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड, ठीक है बेटा। फाइनल डिविडेंड जो होता है ना, फाइनल डिविडेंड जो होता है ना, उसी को कहते हैं एनुअल डिविडेंड, उसी को क्या कहते हैं, एनुअल डिविडेंड, ठीक है ना। फाइनल डिविडेंड का फंडा पता है क्या है? अगर करंट ईयर में हमें फाइनल डिविडेंड मिल रहा है तो डेफिनेटली ये डिविडेंड लास्ट ईयर का होगा, डेफिनेटली ये डिविडेंड लास्ट ईयर का होगा। तो if received in current year then it must belongs to last year पीरियड। ये पक्की बात है कि पिछले साल के पीरियड का है, ये पक्की बात है कि ये पिछले साल के पीरियड का है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? मतलब फाइनल डिविडेंड के केस में क्या होता है, आप सबको पता होगा कि डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है, और एजीएम कब होती है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, उसके बाद एजीएम हुई, तो एजीएम तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद हुआ, तो इसका मतलब एजीएम नेक्स्ट ईयर में हुई, तो डिविडेंड भी इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट डिक्लेयर हुआ।
और जब डिक्लेयर नेक्स्ट ईयर में हुआ तो पे भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर में ही होगा। तो डिविडेंड अगर आज पे हो रहा है तो इसका मतलब वो है पिछले साल का। अगर डिविडेंड करंट ईयर का है तो वो देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में, ऐसा। जबकि इंटरिम डिविडेंड का क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड बिलोंग्स टू करंट ईयर एंड पेड इन करंट ईयर। बिलोंग्स टू करंट ईयर, पेड इन करंट ईयर। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का होता है, करंट ईयर में ही पे हो जाता है। करंट ईयर का होता है, करंट ईयर में ही पे हो जाता है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? करंट ईयर का डिविडेंड है, करंट ईयर में ही पे हो जाएगा। सिंपल सा रूल है, इतना ध्यान रखना। जल्दी चलो रूल नंबर 4 को कंप्लीट करो, जल्दी रूल नंबर 4 को कंप्लीट करो। पहले तो मैंने आपको क्या बात बताई? पहले मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट निकालते वक्त आपको मंथ वाइज कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, पर डिविडेंड के केस में आपको मंथ वाइज कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। डिविडेंड में जो रेट दिया है लगाओ कैपिटल के ऊपर, निकल गया डिविडेंड। डिविडेंड में आपको 4 मंथ का, 6 मंथ का, 8 मंथ का डिविडेंड आपको नहीं निकालना है। डिविडेंड कैन नेवर बी कैलकुलेटेड फॉर मंथली बेसिस। तो मैं लिख लेता हूं, dividend will never be calculated on monthly basis। डिविडेंड कभी मंथली बेसिस पर कैलकुलेट नहीं होगा। डिविडेंड कभी मंथली बेसिस पर कैलकुलेट नहीं होगा। डिविडेंड दो प्रकार के होते हैं, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। अगर आपको करंट ईयर में फाइनल डिविडेंड मिला है तो वो पिछले साल का होगा, और करंट ईयर में अगर आपको इंटरिम डिविडेंड मिला है तो वो करंट ईयर का ही होगा। अच्छा, क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि डिविडेंड कौन सा वाला है, करंट है, इंटरिम है कि फाइनल है, क्या मानोगे? क्वेश्चन में बस बोला गया डिविडेंड, क्वेश्चन में बोला गया डिविडेंड, क्या मानोगे? क्वेश्चन में डिविडेंड का नाम नहीं बताया गया, फाइनल है कि इंटरिम है, तो क्या मानोगे? आपको अगर क्वेश्चन में ना बताया जाए तो हमेशा क्या मानोगे? फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या मानोगे? फाइनल डिविडेंड। इफ नथिंग is mentioned about dividend name, final or interim, then always assume final। always assume final। ये भी पॉइंट डाल दो, ये भी पॉइंट डाल दो आप। मैं आज ये कंप्लीट नोट्स, मैंने नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर किए थे। आज जो मैं आपको ये सिखा रहा हूं, ये वाला पॉइंट, ये वाले नोट्स, मतलब ये अकाउंट्स की जय, और ये वाले भी, ये पूरे आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। और आपके एक्सेस में भी आपको दिखने लगेंगे, टेंशन मत लेना। डिविडेंड को लेकर पहला पॉइंट क्लियर, ये रूल नंबर 4 क्लियर हो गया होगा आपको। अगर ये क्लियर है तो रूल नंबर 5 पे चले। ये क्लियर है तो रूल नंबर 5 पे चले। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, चलो रूल नंबर 5। इफ एनुअल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड, इट मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डिविडेंड, एक्सेप्ट बोनस इशू एंड राइट इशू रिसीव्ड इन द करंट ईयर। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे शब्दों को सुनना। लास्ट ईयर मैंने 10,000 शेयर परचेज किए थे रिलायंस के, ठीक है। करंट ईयर के बिगिनिंग में मैंने 7,000 शेयर और परचेज कर लिए, तो लास्ट ईयर 10 परचेज किए थे, करंट ईयर के बिगिनिंग में मैंने 7 और परचेज कर लिए, टोटल हो गए 17। 17 के बाद मेरे को 5,000 का बोनस इशू मिला। 17 के बाद मेरे को 5,000 का बोनस इशू मिला, कितने हो गए? 22। और 22 के बाद मेरे को 8,000 का करंट ईयर में ही राइट इशू मिला। ये कितने हो गए? 30,000 शेयर्स। ये कितने हो गए? 30,000 शेयर्स, ठीक है। और करंट ईयर में ये सब होने के बाद रिलायंस कंपनी डिविडेंड दे रही है मुझे।
रिलायंस कंपनी मुझे 10% का डिविडेंड दे रही है, बताइए ये 10% का डिविडेंड कितने नंबर्स पे कैलकुलेट होगा? मेरे पास कितने नंबर्स रखे हैं? 30,000। यहां क्या लिखा है? जब डिविडेंड आप कैलकुलेट करोगे, इट मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डिविडेंड, मतलब 30 एक्सेप्ट बोनस इशू एंड राइट इशू रिसीव्ड इन द करंट ईयर। मतलब 30 में से 8 राइट और 5 बोनस हटा दो तो बचे 17। मैं 17,000 पर डिविडेंड मुझे मिलेगा। ऐसा क्यों? 17,000 पर मुझे डिविडेंड मिलेगा, ऐसा क्यों? ऐसा क्या रीजन है कि मेरे को राइट इशू पर और बोनस इशू पर डिविडेंड नहीं मिल रहा है? उसका सिंपल सा कारण यह है कि जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है और डिविडेंड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा तो वो कौन सा डिविडेंड होगा? फाइनल। और फाइनल डिविडेंड के बारे में मैंने आपको उसके फाइनल डिविडेंड के बारे में बताया कि अगर आपको फाइनल डिविडेंड करंट ईयर में रिसीव हो रहा है तो वो लास्ट ईयर का होगा, वो लास्ट ईयर का होगा। अंडरस्टूड और नॉट? वो लास्ट ईयर का होगा। तो एक बात बताओ, अब मेरे को जवाब देना। 10,000 जो शेयर मैंने परचेज किए थे और जो करंट ईयर के बिगिनिंग में मैंने 7,000 शेयर परचेज किए थे, ये 10 + 7 मैंने किससे परचेज किए थे? रिलायंस कंपनी के शेयर मैंने किससे परचेज किए थे? रिलायंस से ही परचेज किए थे कि मार्केट से परचेज किए थे? तो मैं आपको जवाब दे दूं, मैंने मार्केट से परचेज किए थे। रिलायंस ने मुझे इशू नहीं किए थे। ये शेयर ऑलरेडी मार्केट में घूम रहे थे, ये शेयर ऑलरेडी मार्केट में घूम रहे थे। मैंने ये शेयर मार्केट से परचेज किए थे। रिलायंस ने तो ये शेयर कब के पहले के इशू करके रखे होंगे। पर जहां तक बात है बोनस इशू की और राइट इशू की, तो बोनस इशू, राइट इशू, ये इशू मुझे किसने किया? रिलायंस कंपनी ने खुद मुझे ये इशू किया। मतलब बोनस इशू, राइट इशू, ये तो रिलायंस कंपनी ने करंट ईयर में किया है। और डिविडेंड किस साल का दे रहे हैं? डिविडेंड तो लास्ट ईयर का दे रहे हैं। तो अगर डिविडेंड लास्ट ईयर का है तो ये बोनस और राइट इशू क्या लास्ट ईयर में थे क्या? नहीं ना। रिलायंस ने बोनस शेयर और राइट शेयर कब इशू किए? करंट ईयर में। तो इसके ऊपर डिविडेंड क्यों कैलकुलेट होगा? क्योंकि डिविडेंड तो लास्ट ईयर का है, डिविडेंड तो लास्ट ईयर का है। अब आप मुझे बोलोगे सर करंट ईयर में तो आपने 7,000 शेयर भी परचेज किए थे। बेटा वो परचेज किए थे मार्केट से, मतलब देवर ऑलरेडी इशूड बाय रिलायंस ईयर्स अगो। तो जो शेयर मैं परचेज कर रहा हूं मार्केट से, वो रिलायंस कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है बहुत पहले। पर जो कंपनी मुझे जहां मुझे राइट इशू मिल रहा है, बोनस इशू मिल रहा है, वो कंपनी खुद ही नया नया इशू कर रही है। तो डिविडेंड पिछले साल का डिविडेंड करंट ईयर के राइट और बोनस पर कैलकुलेट नहीं होगा। ऐसा सिंपल सा फंडा है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? लास्ट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर के बोनस शेयर पर और राइट शेयर पर कैलकुलेट नहीं होगा। हां, अब मुझे बताओ, करंट ईयर में बोनस और राइट मिला, करंट ईयर में बोनस और राइट मिला, मुझे बताओ नेक्स्ट ईयर में कंपनी ने फिर से डिविडेंड दिया। अब वो डिविडेंड राइट इशू और बोनस इशू पे कैलकुलेट होगा कि नहीं? अब वो डिविडेंड राइट इशू और बोनस इशू पे कैलकुलेट होगा कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। करंट ईयर में राइट इशू एंड बोनस इशू, नेक्स्ट ईयर में फिर से डिविडेंड। अब बताओ डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में जो मिलेगा वो राइट इशू और बोनस इशू पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, इट काउंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, काउंट होगा क्योंकि डिविडेंड बिलोंग्स टू दिस ईयर एंड इन दिस ईयर राइट इशू और बोनस इशू था। समझा कि नहीं समझा? सो राइट इशू बोनस इशू तो इस साल में मिड में आया, फिर तो सर डिविडेंड कुछ पीरियड का होगा, कुछ पीरियड नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था डिविडेंड कभी मंथली बेसिस पर नहीं निकलता, पूरे साल भर का होता है। ठीक है, अब आते हैं अपन इंटरिम डिविडेंड पे। इफ इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन करंट ईयर इन विच बोनस एंड राइट इशू मेड एंड डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आफ्टर, इसको हाईलाइट करना पड़ेगा, आफ्टर द बोनस एंड राइट इशू, देन इट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल शेयर्स हेल्ड ऑन द डेट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग बोनस एंड राइट इशू। अगर आपको करंट ईयर में इंटरिम डिविडेंड मिला, अब क्या करोगे? लास्ट ईयर आपने 10,000 शेयर परचेज किए थे, करंट ईयर के बिगनिंग में 7 परचेज किए, फिर आपको बोनस मिला 5 का, फिर आपको राइट मिला 8 का, कुल मिला के हो गए 30,000 शेयर्स। और करंट ईयर में ये सब मिलने के बाद आपको इंटरिम डिविडेंड मिल गया,
करंट ईयर में इंटरिम डिविडेंड मिल गया, तो अब आप इंटरिम डिविडेंड कितने नंबर ऑफ शेयर पे निकालोगे? इंटरिम डिविडेंड कितने नंबर ऑफ शेयर पे निकालोगे? 30,000 इंक्लूडिंग राइट एंड बोनस, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड किस साल का होता है? करंट ईयर का। राइट इशू बोनस भी कब हुआ? करंट ईयर का। बस बात इतनी सी है कि इंटरिम डिविडेंड मिलना चाहिए राइट और बोनस के बाद। समझा कि नहीं? क्लियर हुआ? आइए एग्जाम्पल करते हैं। आ जाओ एग्जाम्पल करते हैं। सामने आपके एग्जाम्पल है, विकास होल्ड 5,000 शेयर्स ऑन 1/4/23। विकास के पास पहले से ही 5,000 शेयर रखे ऑन 1/5/23। विकास परचेज सेम शेयर्स 2,000। विकास ने 2,000 शेयर और परचेज किए। बेटा परचेज जो किए उसके पास जो पहले से ही होल्ड करके थे, ये शेयर कंपनी ने उसको अभी अभी इशू नहीं किए, ये बहुत पहले से इशूड है। अगेन ऑन 1/6 विकास गॉट 1,000 सेम शेयर्स ऑफ बोनस। 1/7 विकास गॉट 1,500 नंबर एज राइट। ऑन 1/8 कंपनी पेड अ डिविडेंड ऑफ 12%। टेल मी डिविडेंड किस पे निकलेगा? हाउ मच डिविडेंड विकास रिसीव्ड? डिविडेंड shall be calculated on 5,000 plus 2,000 numbers, that is 7,000 into face value 10 into 12%। ये आ जाएगा 8,400। क्या आ जाएगा? 8,400 रुपीज। 8,400 रुपीज। क्लियर हुआ? समझाया कि नहीं समझा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। क्लियर हुआ कि नहीं? इसी के नीचे एक और एग्जाम्पल है, टेकिंग डिटेल्स फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, कंपनी पेड इंटरिम डिविडेंड ऑन 15 अक्टूबर 6%। अब बोलो इंटरिम डिविडेंड, हाउ मच डिविडेंड डज विकास रिसीव्ड? अब बताओ उसको, विकास को कितना डिविडेंड मिलेगा? टेल मी। इंटरिम डिविडेंड 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर मतलब यार बोनस भी मिल गया था जून में, जुलाई में आपको राइट भी मिल गया था, तो बताओ इंटरिम डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होगा? इंटरिम डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोलो जी बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो। 1,000 और 1,500, तो 5 + 2 + 1,000 + 1,500 इंटू 10 इंटू 6%। चलो बोलो। ये निकलेगा 5,700। 50 सॉरी कुछ गड़बड़ आ गई क्या? 9,500 इंटू 10 इंटू 6%, 5,700 रुपीज। हाँ, इंटरिम डिविडेंड कैलकुलेट होगा 5,700 रुपीज। 5,700 रुपीज। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? सो दिस वॉज रूल नंबर 5। दिस वॉज रूल नंबर 5। This was rule number 5. Bamboo number 5. ठीक है, रूल नंबर 6 पे आओ। बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन में आता है। रूल नंबर 6 पे आओ। रूल नंबर 6, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। ये डिविडेंड दो प्रकार का हो सकता है। पहला होगा प्री एक्विजिशन, दूसरा होगा पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। किसी को पता है प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड क्या होता है? किसी को पता है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड क्या होता है?
प्री एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, सिंपल सा खेल है बेटा। तूने जो डिविडेंड रिसीव किया है वो कौन से पीरियड का है? उस पीरियड में तेरे पास शेयर थे क्या? मैं इसको हिंदी में लिखूं? मैं बिल्कुल इसको हिंदी में लिखता हूं, ध्यान से देखना। जो डिविडेंड रिसीव हुआ है वो जिस पीरियड का है उस पीरियड में हमारे पास शेयर्स थे? हां ना? मुझे डिविडेंड लास्ट ईयर का रिसीव हुआ है, लास्ट ईयर में मेरे पास शेयर थे ही नहीं। मेरे पास शेयर तो अभी करंट ईयर में मैंने खरीदे, शेयर मैंने करंट ईयर में खरीदे, डिविडेंड मुझे लास्ट ईयर का मिला है। सर पागल हो गए हो क्या? भांग वांग पी के आए हो क्या? लास्ट ईयर का डिविडेंड फिर आपको क्यों मिलेगा जब आपके पास लास्ट ईयर शेयर ही नहीं थे? तो शेयर तो आपने करंट ईयर में खरीदे, तो डिविडेंड आपको क्यों मिलेगा? अबे पगला है क्या? भांग तू पी के आया है? एजीएम जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो एजीएम में होता है। लास्ट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में डिक्लेयर हुआ होगा, तब तक शेयर मेरे पास ट्रांसफर हो चुके थे। सिंपल सी बात है यार। करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर का डिविडेंड कब डिक्लेयर होगा? नेक्स्ट एजीएम में। तो वैसे ही लास्ट ईयर का डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ होगा? करंट ईयर की एजीएम में। भाई तब तक मेरे पास करंट ईयर में शेयर आ गए, लास्ट ईयर में नहीं थे मेरे पास शेयर। तो करंट ईयर में जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो मेरे को शेयर मिल गया, मेरे को डिविडेंड मिल गया अमाउंट। मैंने देखा यार ये डिविडेंड तो मेरे को मिल गया, ये तो लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर में तो मेरे पास शेयर ही नहीं थे। तो उसको मैं बोलूंगा प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड। आई बात समझ में कि नहीं? प्री एक्विजिशन पीरियड डिविडेंड। शेयर आज खरीदे और जस्ट अगले दिन डिविडेंड मिला और ये डिविडेंड मुझे पिछले साल का मिला है, उसको प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोलेंगे। वेरी गुड। मुझे तो यहां बोलो कौन सा प्री है कौन सा पोस्ट है। जो डिविडेंड रिसीव हुआ है वो जिस पीरियड का है उस पीरियड में हमारे पास शेयर थे क्या? उस पीरियड में हमारे पास शेयर थे क्या? जल्दी बोलो, उस पीरियड में हमारे पास शेयर थे क्या? उस पीरियड में हमारे पास शेयर थे क्या? हां थे, उस पीरियड में हमारे पास शेयर थे। हां, तो हम उसको बोलेंगे पोस्ट, और ना मतलब उसको बोलेंगे प्री। समझा कि नहीं? शेयर थे, हां पोस्ट, तो इसको ट्रांसफर करेंगे, डिविडेंड को ट्रांसफर करेंगे पी&एल अकाउंट में, क्योंकि वो पोस्ट पीरियड का है। शेयर थे, उस पीरियड में मेरे पास शेयर थे, उस पीरियड का मेरे को डिविडेंड मिला है, मेरे लिए इनकम है वो इनकम। और जिस पीरियड में मेरे पास शेयर नहीं थे उस पीरियड का मेरे को शेयर डिविडेंड मिला है, तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से माइनस हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड की एंट्री देखो क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड की एंट्री क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पी&एल अकाउंट। जिस पीरियड का डिविडेंड मुझे मिला है उस पीरियड में मेरे पास वो शेयर थे कि नहीं, बस इतना याद रखना है। अन्नी 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 नो नन्ना नो नन्ना अन्नी 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 नन्ना नी नन्ना नी अन्नी। डिडक्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। चलो देखें एग्जाम्पल में, देखते हैं क्या होगा एग्जाम्पल में। निखिल परचेज शेयर्स ऑफ कंपनी ऑन 1/5/23। ठीक है, ठीक है, 1/5/23 फ्रॉम मार्केट एट 140 पर शेयर। ऑन 1 जुलाई निखिल रिसीव्ड डिविडेंड फ्रॉम कंपनी एट 15% फेस वैल्यू 100।
बोल बेटा, बता, आज तू बता, तू मुझे बता। देख बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये तेरा करंट ईयर है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये तेरा करंट ईयर है, 1 अप्रैल 23, 31 मार्च 24, और तूने 1 मई को परचेज किए हैं 500 शेयर्स, ठीक है ना। और तेरे को 1 जुलाई को डिविडेंड रिसीव हुआ है। पहले तो मुझे बता, डिविडेंड के बारे में कुछ भी ना कहा जाए तो वो डिविडेंड कौन सा होता है, प्री की पोस्ट? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो। ये डिविडेंड लास्ट ईयर का होगा, ये फाइनल डिविडेंड होगा लास्ट ईयर, ये डिविडेंड लास्ट ईयर का होगा, लास्ट ईयर का। नलायकों ध्यान से, मैं ना एक एक चमाट मारूंगा तुम लोगों को अगर गलत आंसर करोगे। मैंने क्या लिखा है इसको पढ़ो। जो डिविडेंड रिसीव हुआ है वो जिस पीरियड का है उस पीरियड में हमारे पास शेयर थे क्या? ध्यान से देखो, डिविडेंड रिसीव हुआ है अभी, पर किस पीरियड का है? लास्ट ईयर का। क्या लास्ट ईयर में मेरे पास शेयर थे क्या? लास्ट ईयर में मेरे पास शेयर थे क्या? नहीं, मेरे पास शेयर करंट ईयर में आए हैं, तो मतलब ये डिविडेंड क्या होगा? प्री एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितना बेटा? 500 इंटू फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 100 इंटू 15%, 7500। ठीक है, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 7500। ये नन्ना, ये नन्ना, अन्नी 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 अन्नी। ठीक है, आई थिंक एक और एग्जांपल होगा। एक और एग्जांपल होगा, ये एग्जांपल सॉल्व करके दो। ये नन्ना, ये नन्ना, अन्नी अन्नी अन्नी। चलो एग्जांपल सॉल्व करके दो। निखिल अगेन रिसीव्ड ऑन 1724, 1724। बेटा आपको पता है ना, अगर कोई बार बार सवाल करता है पढ़ाई को छोड़कर और अगर स्पैम करता है तो मैं क्या करता हूं उसको? हैं? मैं सबसे पहले एक छोटी सी वार्निंग देता हूं कि स्पैम मत करो, बार बार जवाब, बार बार सवाल मत पूछो, ठीक है? अगर कर दिया, अगर ऐसा आपने मेरी नहीं सुनी तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। तो बेटा ये जो कर रहे हो ना, ये जो कर रहे हो ना, तो मैं आपको ब्लॉक कर सकता हूं। ये जो भी है ना अंजलि शर्मा, मैं ब्लॉक कर सकता हूं। इनको समझ में नहीं आती, मतलब ना मेरे को ना बिल्कुल ना मजा नहीं आता कि मैं पढ़ाई के मूड से निकलकर मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना शुरू करूं। चलो बोलो, 1424। सर जी 1424 मतलब पता है क्या? मतलब पता है क्या? आगे आगे देखो होता है क्या? 1724। ओ माय गॉड, यहां पर 17 को डिविडेंड फिर से मिला। ओ माय गॉड, 20% का डिविडेंड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चलो बोलो, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो। घड़ो हुआ क्या होगा? बोलो। सबसे पहले तो 500 इंटू 100 इंटू 500 इंटू 100 इंटू 20%,
ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 10,000। बोलो प्री की पोस्ट, प्री की पोस्ट, प्री की पोस्ट। अब ना मैं तुम्हें अटैक देने वाला हूं एक। सभी बच्चे बोल रहे पोस्ट, सभी बच्चे बोल रहे पोस्ट। अब मैं तुम्हें देने वाला हूं एक अटैक, और सुनना, पूरा बात सुनना, फिर बाद में बात करना मुझसे, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी ऐसा करता है। ये डिविडेंड किस पीरियड का है? बोलो, ये डिविडेंड किस ईयर, किस साल का है? ये डिविडेंड है कहीं ना कहीं 23-24 का। ये डिविडेंड है 23-24 का, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। बोलो 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 बोलो, बोला बोला। ये डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है कि नहीं है? मतलब ये डिविडेंड अप्रैल 23 से लेकर मार्च 24 तक का है मेरे दोस्त। अप्रैल 23 से लेकर मार्च 24 का है मेरे दोस्त। अब तू मुझे बता, जो डिविडेंड तुझे मिला है ये किस पीरियड का है? 23-24। क्या उस पीरियड में तेरे पास शेयर थे कि नहीं? ये जो डिविडेंड तेरे को मिला है ये अप्रैल से मार्च तक का है। क्या अप्रैल से मार्च तक तेरे पास शेयर थे कि नहीं? तेरे को जो डिविडेंड मिला है ये अप्रैल 23 से लेकर मार्च 24 के पीरियड का डिविडेंड है। क्या तेरे पास जो शेयर रखे थे, 500 शेयर रखे थे, क्या वो भी तेरे पास जो शेयर थे वो अप्रैल 23 से थे? अप्रैल 23 से थे, अप्रैल 23 से थे, अप्रैल 23 से थे। नालायको, इतनी उंगली कर रहा हूं, अप्रैल 23 से थे कि नहीं थे? हाँ बोल रहे हो सब लोग। नालायको, कैसे लोग हो? हैं? कैसे लोग हो? पढ़ ही नहीं रहे हो नालायक। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे नालायक, टाइमलाइन ही नहीं देख रहे नालायक। थप्पड़ मारने का मन करता है साला अपने आप को। कैसे नालायक लोग हैं यार तुम। आरआर करने आए यहां पर तुम लोग हैं? नालायक साले। 500 शेयर तुमने ओरिजिनली परचेज कब किए थे? 1 मई को। मतलब अप्रैल में तुम्हारे पास शेयर नहीं थे, शेयर तुम्हारे पास 1 मई से आए। तो बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो। आपको करना पड़ेगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड फॉर 1 मंथ। प्री एक्विजिशन डिविडेंड फॉर 1 मंथ, 1 मंथ। चरिए हो गए बच्चे, चरिए। देख ही नहीं पा रहे थे। 10 डिवाइड बाय 12 इंटू 11, सॉरी 11 नहीं 1। मतलब 833 बाकी रहेगा आपका पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड फॉर 11 मंथ्स। ओ माय गॉड, वाओ, मजा आया, मजा आया। ने न न ना ने न न ना न नी न नी न ना न न नी न न न नी न नी न नी। क्लियर हुआ? गजब सर, इसीलिए मैंने आपको बोला ये जो मैंने लिखवाया है नालायक लोग, पहले ध्यान से पढ़ लो। मजा आ रहा है कसम से, कसम से। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं? सृष्टि पूछ रही सर क्लास कब तक लोगे? बहन क्या चाह रही तू, मैं पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? हालांकि मैं 5 मिनट और क्लास लूंगा बस, उसके बाद खत्म। 5-10 मिनट क्लास और लूंगा, उसके बाद खत्म। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा जरूरी है, मजा। जिंदगी में मजा आना जरूरी है, जिंदगी में मजा आना जरूरी है।
रूल नंबर 7 कुछ खास नहीं है. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड shall always be calculated on nominal value not on cost price. याद रखना, इंटरेस्ट डिविडेंड आप हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस पे मत निकालना. घोर अत्याचार कर बैठोगे अपने साथ, घोर अत्याचार करोगे अपने साथ. ठीक है. सो इंटरेस्ट हो चाहे डिविडेंड हो, हमेशा किस पे निकालोगे? नॉमिनल वैल्यू पे निकालोगे, नॉमिनल वैल्यू पे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस पे मत निकालना. ठीक है. हाँ, ने नन्ना ने नन्ना नन्नी नन्नी नन्नी. चलो रूल नंबर 8 पे आओ. रूल नंबर 8 पे आओ. रूल नंबर 8 के बाद अपन बंद करते हैं. रूल नंबर 8 पे आओ. इफ इन एनी क्वेश्चन कम इंटरेस्ट प्राइस एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज गिवन, वी शैल ऑलवेज रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस. डिबेंचर वाले क्वेश्चन में और बॉन्ड वाले क्वेश्चन में ऐसा होगा, शेयर वाले क्वेश्चन में नहीं होगा, क्योंकि शेयर्स में इंटरेस्ट होता ही नहीं है. शेयर्स में आपका डिविडेंड होता है और एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड नहीं मिलेगा आपको. तो कुल मिला के वापस से बात करते हैं. अगर किसी क्वेश्चन में आपको कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट दिया जाए तो आप इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर या इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड को रिकॉर्ड करोगे एक्स वैल्यू पे और इंटरेस्ट की वैल्यू अलग से दिखाओगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई डिबेंचर परचेज किया है 98 रुपीज कम वैल्यू पे, मतलब मैंने 98 रुपीज आउट ऑफ पॉकेट कैश पे किया है, मतलब ये मैंने कैश पे किया है. पर सपोज 98 में से 3 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट के हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखाऊंगा 95 रुपीज पे. मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखाऊंगा 95 रुपीज पे, मैं इंटरेस्ट को अलग से डेबिट करूंगा 3 रुपीज और मैं पेमेंट दिखाऊंगा ऑब्वियसली 98, क्योंकि मैंने 98 पे किया है. आया समझ में कि नहीं? तो हमेशा याद रखना, आप इन्वेस्टमेंट को एक्स वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो, इन्वेस्टमेंट को एक्स वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो. ठीक है ना? बिकॉज एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज द रियल मार्केट प्राइस, वी शुड रिकॉर्ड द इंटरेस्ट पेड सेपरेटली थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हम इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू सेपरेटली करेंगे. आई बात समझ में कि नहीं? मैं आपको एक एग्जांपल करवा लेता हूं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा. आइए. परचेस्ड 1200 नंबर ऑफ डिबेंचर्स एट 99 एक्स इंटरेस्ट ऑन 111. ऑन 111 1 नवंबर को आपने 99 रुपीज में 1200 नंबर ऑफ डिबेंचर्स 99 रुपीज पर डिबेंचर आपने परचेज किया एंड दैट वाज द एक्स वैल्यू. इंटरेस्ट लास्ट टाइम कंपनी ने पे किया था 30th 9 को, यहां 30th 9 कर दीजिएगा प्लीज, 30th 9 को लास्ट टाइम इंटरेस्ट पे किया गया था 30th 9 को. अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, कंपनी ने लास्ट टाइम इंटरेस्ट पे किया था 30th सितंबर को. आज मैं मार्केट में निकला हूं 1 नवंबर को, मतलब ठीक 1 महीने बाद, क्योंकि 30th सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना खत्म हो चुका है और नवंबर का फर्स्ट डेट है आज. तो 30th 9 को इंटरेस्ट कंपनी पे कर चुकी है. 30th 9 को कंपनी ने इंटरेस्ट पे कर दिया होगा. कौन सी कंपनी ने? इशूइंग कंपनी ने, जिसने डिबेंचर इशू किए थे. आज मैं मार्केट में निकला हूं 1 नवंबर को डिबेंचर परचेज करने, तो मैं जिस व्यक्ति से डिबेंचर परचेज करने जा रहा हूं वो मुझे कह रहा है कि वो मुझसे 99 रुपीज तो लेगा ही लेगा, पर वो मुझसे एडिशनली 1 मंथ का सेपरेट इंटरेस्ट भी लेगा. क्यों ऐसा? क्योंकि सिंपल है, वो मुझे कह रहा है कि भाई 99 तो मार्केट वैल्यू है और 1 महीने का इंटरेस्ट उसको एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि अक्टूबर मंथ में जो डिबेंचर थे वो उस व्यक्ति के पास थे, होल्ड उसने करके रखे थे. आगे चल के नेक्स्ट टाइम जब भी कंपनी इंटरेस्ट देगी वो खरीदने वाले व्यक्ति मतलब मुझे देगी. तो जो मुझे बेच रहा है वो बोल रहा है भाई आपको तो आगे चल के कंपनी इंटरेस्ट खुद ही पूरा पूरा दे देगी, 1 महीने का इंटरेस्ट मैं आपसे ले रहा हूं एक्स्ट्रा, क्योंकि आगे चल के आपको पूरा पूरा इंटरेस्ट मिलेगा. ऐसा होता है. तो कुल मिला के अपन क्या करेंगे, डेट को देखो ध्यान से, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को देखो 1 नवंबर. आपकी ट्रांजैक्शन डेट से जस्ट पहले इंटरेस्ट कब मिला था? 30th सितंबर को. तो आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. आप 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालोगे 1200 या फिर 100 रुपए का फेस वैल्यू,
फेस वैल्यू 100 रुपए का इंटू क्या बोलते हैं 9% इंटू 1/12 0.75 का इंटरेस्ट है। तो आप जानते हो एक्स वैल्यू कितनी है 99, इंटरेस्ट कितना है 0.75, तो आप जानते हो कम वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम वैल्यू मतलब 99.75, कम वैल्यू मतलब 99.75। आई बात समझ में कि नहीं? तो अब अगर मुझे इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करना है तो मैं रिकॉर्ड करूंगा इन्वेस्टमेंट इन 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1200 इंटू 99, ये आ जाएगा 118,800 बेसिकली 99 के हिसाब से। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 0.75 इंटू 1200 मतलब 900 टू बैंक 119,700। कौन नालायक लिख रहा है 117,900 एक्स इंटरेस्ट प्राइस होगा? अबे नालायक, एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑलरेडी तेरे को दिया हुआ है, ये 99 ना एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, देख सामने, देख सामने, ये ऑलरेडी एक्स दिया हुआ है 99, उल्टा प्लस होगा, एक्स में आप इंटरेस्ट को प्लस करोगे तो कम निकलता है, और अगर कभी क्वेश्चन में कम दिया हो तो इंटरेस्ट को माइनस करोगे तो एक्स निकल आएगा। ठीक है सर, रियल लाइफ में डिबेंचर इशू होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्लियर? चलो चलो चलो, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, कुणाल भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? कुणाल सराफ, कुणाल समझ में आ रहा है कि नहीं? रूल नंबर 8 हो गया। अब देखो बात ऐसी है कि मैं आपको अब करवाऊंगा रूल नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 और 14। एक रूल मैंने बढ़ा भी दिया है, यस मैंने रूल एक बढ़ा भी दिया है, रूल 14 तक अपने को पढ़ना है। हालांकि रूल 14 इजी है, बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है? यस, तो ये जो रूल है ये अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। इन्वेस्टमेंट अपना कुल मिला के 3 क्लासेस में कंप्लीट होगा। आज एक क्लास हो गई, अभी 2 क्लास और बचेंगे क्योंकि मुझे रूल कंप्लीट करवाने हैं, फिर आधी क्लास कल की बचेगी तो रूल में हो जाएगा, आधी क्लास में अपन प्रैक्टिस करेंगे और उसके अगली क्लास में अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो यस ऑफ कोर्स हमारा अभी हमें यहीं पर ओवर करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां पर मैं ओवर कर रहा हूं। आपको ये नोट्स चाहिए क्या? बोलो, आपको ये नोट्स चाहिए क्या? चाहिए नहीं चाहिए मैं तो शेयर कर देता हूं टेलीग्राम पे फिलहाल। टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं। सर अब बता दो सर, आरआर बैच में जिस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताओगे उसके लास्ट टाइम जो पीडीएफ फॉर्म में आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे वो कर लें क्या? हाँ ठीक है, कर सकते हो। अगर मैंने किसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताए तो वो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी थी उसमें से कर सकते हो, और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताऊंगा ही बताऊंगा। रियली हेल्पफुल सेशन सर, सो थैंक यू सो मच। दीपा थैंक यू बेटा। ये दोनों चीजें ले लो, मैंने दोनों चीजें आपको दे दी हैं, दोनों की दोनों चीजें दे दी हैं, ठीक है? चलो जी गाइस, आई होप आई बिलीव आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज 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 मुझे तो आपसे यही चाहिए कि आप ये लेक्चर को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है ना? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और इसके अलावा प्लीज अपना फीडबैक मुझे जरूर दो, इंस्टा पे दो, व्हाट्सएप पे दो, जहां आपको लगे मुझे अपना फीडबैक जरूर दो प्लीज बेटा। ये चीज मैं आपसे ना हक से मांगूंगा। सो अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपना फीडबैक मुझे लिख के भेजो। अगर आपको लेक्चर में कहीं कमी लग रही है तो भी मुझे लिख के भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, मुझे इंस्टा करो वगैरह वगैरह, ठीक है? बट प्लीज आई बिलीव आप ऐसा करोगे, आई बिलीव ऐसा करोगे। आपको पता है सिर्फ ना आप लेक्चर देख के चले जाओ और बस हो गया आपका काम, ये गलत है बेटा, ये बहुत गलत है। ऐसा करना घोर अत्याचार है, पाप है।
घोर अत्याचार है, पाप है ऐसा करना। स्पेशली वो बच्चे जो लाइक भी नहीं करते, किसी को रिकमेंड भी नहीं करते, फीडबैक तो दूर की बात हो गई। बेटा अत्याचार मत करो यार, ये घोर पाप मत करो। ये तो ऐसा हो गया बस, हाँ ठीक है आओ पढ़ाओ बात खत्म, लेना देना कुछ है ही नहीं, ऐसे मत करो यार। आपका फीडबैक मुझे लिखित में चाहिए, व्हाट्सएप कर देना, इंस्टा करना प्लीज, आप जरूर जरूर करना। यस कुणाल, मुझे भी याद आ गई। बनाओ ना वेन्यू, कैसे पता चलेगा वनडे सेशन के? अभी तक कोई मेल कम्युनिकेशन नहीं आया। दिल्ली में रहेगा आपका लक्ष्मी नगर के आसपास। अगर आप जयपुर में हो तो जयपुर में टोंक रोड के आसपास, ठीक है ना। और कोलकाता में हो तो गिरीश पार्क जो है एरिया, उसके आसपास। इंदौर में हो तो, इंदौर का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, इंदौर का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो आई डोंट नो, आई डोंट नो। इंदौर का मुझे पता नहीं है। आप हो तो हम हैं। दिल्ली में बेटा लक्ष्मी नगर, बस सिंपल सा फंडा है। और इंदौर में हो तो रीगल स्क्वायर, इंदौर में तो रीगल स्क्वायर। अब मैं ये बात कर रहा हूं जो विशाल सर के वेन्यू वगैरह हैं, मेरा तो दिल्ली वाला फिक्स हुआ है, तो लगभग लगभग आप लक्ष्मी नगर मान लो या फिर आरटीओ मान लो, ठीक है ना। ठीक है। संभाजी नगर औरंगाबाद का अभी नहीं है हमारा फिक्स एज सच कुछ। मुंबई का मतलब अभी बाकी सिटीज का बेटा अभी हुआ नहीं है कुछ भी फिक्स, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। आप तो ये मान लो कि यार ठीक है ना, आप तो रैपिड रिवीजन कर रहे हो ना यार, घर पे बैठ के कर रहे हो, क्या टेंशन है आपको? है। मुझे एक बात, मैं आपको एक सिंपल से बात बताऊं, हम दिल्ली जाएंगे, कोलकाता जाएंगे, मुंबई जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कितने बच्चे आएंगे वहां पर? 200 बच्चे, 300 बच्चे, 500 बच्चे। इस लेक्चर को मैं अगर घर से पढ़ाऊंगा ना, तो ये लेक्चर आप लोगों की बदौलत हजारों बच्चों तक पहुंचेगा एक बार में, और मेरी मेहनत भी सेफ होगी। तो अलग अलग सिचुएशन है बेटा। ये जो सिटी टूर हो रहा है, ये वनडे टूर, वनडे वाले हो रहे हैं, है ना। और ये रैपिड रिवीजन आपके डिटेल में हो रहे हैं, तो आप इनको बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंस दो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। अब अगले इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, धन्यवाद, जय माता दी।